आइए आज की इस शानदार चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम धरती पर इंसान के सर्वाइवल और उसके दिमागी विकास की लाखों साल लंबी सबसे एपिक कहानी को डीकोड करने वाले हैं। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे पेड़ों पर छिपने वाले डरे सहमे जीवों ने आज के इस मॉडर्न और समझदार इंसान का रूप ले लिया। ये सिर्फ हमारे शरीर के बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, हमारे दिमाग के जन्म लेने की सबसे रोमांचक गाथा है। अक्सर एक सवाल जहन में आता है, क्या इंसान का जन्म अचानक हुए किसी जादुई चमत्कार से हुआ था? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच तो ये है कि हमारे शुरुआती पूर्वज ना तो पूरी तरह से जानवर थे और न ही पूरी तरह से इंसान। उनका दिमाग काफी छोटा था, सोचने समझने की शक्ति बेहद लिमिटेड थी, और सबसे बड़ी बात, वे एक बहुत गहरे, कभी न खत्म होने वाले डर के साये में जीते थे। सच कहें तो ये कोई जादू नहीं था, बल्कि समय की सबसे लंबी यात्रा थी। शेर, भेड़िए और उन विशाल हाथियों जैसे खतरनाक शिकारियों से छिपकर पेड़ों पर रहने वाले जीवों से लेकर आज का इंसान बनने तक का ये सफर, ये बेहद धीमा था। ये कोई एक दिन, 100 साल या 1000 साल की बात नहीं है। ये लाखों सालों की एक बहुत ही धीमी लेकिन डिलिबरेट प्रोसेस थी, जिसमें हर एक कदम पर मौत का खतरा मंडराता था। तो चलिए इस कहानी के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, पेड़ों से खुले मैदानों तक का सफर। जरा इस बदलाव की तुलना करके देखते हैं। जब दुनिया का मौसम बदला और जंगल कम होने लगे, तो पेड़ों पर खुद को सुरक्षित महसूस करने वाले हमारे पूर्वजों को मजबूरन खाने की तलाश में जमीन पर उतरना पड़ा। अब खुले मैदानों में छुपने की तो कोई जगह थी नहीं ना, इसलिए दूर तक खतरे को भांपने के लिए उन्हें सीधा खड़ा होना पड़ा। और यहाँ कैच क्या है? सीधा खड़े होने से उनके आगे के दोनों हाथ बिल्कुल फ्री हो गए। सीरियसली, यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से पूरी गेम पलट गई। अब यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकृति यानी नेचर किसी पर रहम नहीं खाती। सूखा हो, भयंकर बाढ़ हो, जंगलों की आग हो या फिर खतरनाक शिकारी, इन सब का सामना करते हुए प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन की जो कसौटी थी ना, वो बेहद बेरहम थी। सीधा सा रूल था, जो नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल गए वो बच गए, और जो नहीं ढाल पाए वो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से गायब हो गए। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आग की खोज और हमारे दिमागी विकास पर। लाखों सालों के उस खौफनाक माहौल के बीच जरा उस एक साहसी जीव के बारे में सोचिए, सिर्फ एक, जिसने आग से डरकर भागने के बजाय सोचा होगा कि रुको, क्यों ना इसे छूकर देखा जाए। जाहिर सी बात है, उसकी उंगलियां जली होंगी, दर्द भी हुआ होगा, लेकिन यकीन मानिए, उस एक पल की हिम्मत ने, उस एक छोटी सी कोशिश ने इतिहास की पूरी दिशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। आग पर काबू पाना कोई छोटी बात नहीं थी। इसने एक पूरा डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। इससे सिर्फ गुफाओं में गर्मी या जंगली जानवरों से सुरक्षा ही नहीं मिली, बल्कि पके हुए मांस ने शरीर और दिमाग को एक बिल्कुल नई ऊर्जा दी। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि पके हुए भोजन ने फिजिकली हमारे दिमाग को बड़ा और तेज किया। अब इंसान का फोकस सिर्फ अपना पेट भरने पर नहीं था, बल्कि वो बारिश, आग और इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में बड़ी ही उत्सुकता से सोचने लगा था। और फिर देखिए, जब हाथ खाली हुए और दिमाग तेज हुआ, तो जन्म हुआ एक बेहद अद्भुत सोच का। आज हम तकनीक या टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ मॉडर्न मशीनें या कंप्यूटर समझते हैं, राइट? लेकिन असल में खाली हाथों से अपना बचाव करने के लिए एक साधारण सा पत्थर उठाना और फिर उन पत्थरों को जानबूझकर तराश कर उनसे लकड़ी काटना या जानवरों की हड्डियां तोड़ना, यही तकनीक की असली सुबह थी। किसी भी काम को पहले से बेहतर तरीके से करने की कला ही दुनिया की सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, समाज और भाषा का जन्म। अलाव के चारों ओर बैठे उन शुरुआती इंसानों ने एक बहुत ही लंबी और कमाल की संज्ञानात्मक छलांग यानी कॉग्निटिव लीप लगाई। शुरुआत में सिर्फ कुछ बेसिक आवाजें थीं, फिर धीरे धीरे उन आवाजों ने इशारों और संकेतों का रूप लिया। संकेतों से शब्द घड़े गए और शब्दों ने जन्म दिया जटिल विचारों को। और पता है, इन्हीं विचारों के दम पर इंसान खुद से ये बहुत ही गहरा सवाल पूछने लगा कि मैं कौन हूं? लिटरली एक ऐसा सवाल जो किसी भी जानवर के दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता। एक बात तो तय थी, उस खूंखार जंगल में अकेला इंसान बहुत कमजोर था। बड़े जानवरों का शिकार करना हो या खराब मौसम से बचना हो, समूह में रहना उनकी चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जैसे ही समूह बने, लोगों ने साथ रहना शुरू किया, तो सहयोग के साथ साथ कुछ नियम भी बनने लगे। कौन आगे चलेगा, कौन आग को संभालेगा,
बस यहीं से नेतृत्व यानी लीडरशिप का उदय हुआ और इसी के साथ जन्म हुआ दुनिया के सबसे पहले सत्ता संघर्षों का। यहीं से एक बहुत ही गहरा बदलाव देखने को मिलता है। जब कबीले के बड़े बुजुर्गों ने बच्चों को ये सिखाना शुरू किया कि देखो कौन सा फल जहरीला है या कौन सा रास्ता सुरक्षित है, तो वे उन्हें सिर्फ सर्वाइवल की ट्रिक्स नहीं सिखा रहे थे, जाने अनजाने में ही सही वे सही और गलत का भेद बता रहे थे। और देखा जाए तो इसी चीज ने इंसानी नैतिकता यानी हमारी मोरालिटी की सबसे पहली और सबसे मजबूत नींव रखी। अब हम अपनी इस कहानी के सबसे ऊंचे और गहरे स्तर पर पहुंच रहे हैं, संस्कृति, धर्म और सभ्यता। हम लोग अक्सर गुफा चित्रों को देखकर उन्हें बस शुरुआती कला समझ लेते हैं, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। जानवर केवल अपना जीवन जीते हैं और चले जाते हैं, जबकि शुरुआती इंसानों ने अपनी गुफाओं की दीवारों पर इसलिए चित्र बनाए ताकि वो अपने अनुभवों को बाहर निकाल सकें, उन्हें याद रख सकें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ सिखा सकें। एक तरह से ये पेंटिंग्स मानवता की सबसे पहली एक्सटर्नल मेमोरी थी। क्या ये कमाल की बात नहीं है? और अगर बात करें कि धर्म की शुरुआत कैसे हुई, तो इसके मूल में था प्रकृति का डर और विस्मय। आसमान से कड़कती बिजली के खौफ ने किसी बहुत ही ताकतवर अदृश्य शक्ति का एहसास कराया। सूरज और चांद के अनसुलझे रहस्यों ने देवताओं की छवि गढ़ दी। और सबसे बड़ी बात, जब कोई अपना मर जाता था तो उसके बेजान शरीर के पास बैठकर जो एक अजीब सा खालीपन और सम्मान महसूस होता था, उसी ने आत्मा की इस बहुत ही गहरी अवधारणा को जन्म दिया। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरे की पूरी प्रोग्रेस कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं था। इसे एक डीप टाइम के स्केल पर रखकर देखना होगा। मतलब ये प्रोग्रेस मिलीमीटर दर मिलीमीटर और पीढ़ी दर पीढ़ी हुई है। लाखों आदिमानवों के कड़े संघर्ष, भूख और बीमारियों से मरने के बाद जाकर कहीं इंसान कुछ कदम आगे बढ़ पाया। ये समय का एक ऐसा स्केल है जिसकी कल्पना करना भी आज हमारे लिए सच में बहुत मुश्किल है। इसके बाद एक और बड़ा पैराडाइम शिफ्ट तब आया जब इंसान ने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया। प्राचीन शिकारी तो केवल वही खाता था जो उसे उस वक्त तुरंत मिल जाए, लेकिन जब उसने अपने ज्यादा शिकार को बचाकर रखना शुरू किया और ध्यान दिया कि जमीन पर गिरे हुए बीजों से नए पौधे उगाते हैं, तो बस उसके मन में एक शुरुआती कृषक, एक किसान ने जन्म लेना शुरू कर दिया। ये वो पल था जब इंसान को समझ में आ गया कि प्रकृति को सिर्फ लूटा नहीं जाता, बल्कि उसे अपने हिसाब से आकार भी दिया जा सकता है। और यहीं से खेती और हमारी आधुनिक सभ्यता के असली बीज बोए गए। और अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे प्रासंगिक हिस्से की तरफ आते हैं। प्राचीन मानव आज भी जीवित है। हम भले ही आज बड़ी बड़ी कांच की इमारतों और हाईटेक शहरों में रहते हों, लेकिन एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। समाज के नियम, आगे बढ़ने की होड़, नेतृत्व की चाहत और सत्ता के जो संघर्ष हम आज देखते हैं, वो इस मॉडर्न दुनिया की देन बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल वही पुरानी प्रवृत्तियां हैं जो लाखों साल पहले एक अलाव के चारों ओर बैठे आदि मानवों के समूह में पनपी थीं। और सच कहूं तो आज भी इंसानी व्यवहार काफी हद तक उन्हीं पुराने पैटर्न्स पर ही चल रहा है। तो इस पूरी शानदार यात्रा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। ये सच में सोचने वाली बात है कि आज के इस मॉडर्न विज्ञान और कंक्रीट के शहरों वाले समाज में भी वो प्राचीन गुफा मानव हमारे अवचेतन में, हमारे सबकॉन्शियस में कितनी गहराई तक बसा हुआ है। क्या आज के हमारे डर, हमारी होड़, हमारे सत्ता के खेल और हमारी जिज्ञासा आज भी उसी आदि मानव की परछाई नहीं है? इसी एक विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ऐसी ही और भी गहरी और दिलचस्प बातों को समझने के लिए सीखते रहिए और विचार करते रहिए।